हेलो दोस्तों, मैं यार के सर आप सभी का स्वागत करता हूं एसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि दृश्यधारा गणित के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो टी2 के प्रीवियस पेपर में सारा क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, सारी क्वेश्चंस को बारी बारी से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में एक नए चैनल का लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर यानी कि कंप्यूटर का वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न यानी कि डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, डीसी जनरेटर जो काम करता है वो फैराडे के यानी कि चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, यानी कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार का जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि बूस्टर के लिए हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, तो बूस्टर के लिए जो उपयोग करते हैं दोस्तों यानी कि सीरीज जनरेटर का उपयोग करता है। ठीक है, यानी कि इसका यानी कि सीरीज का। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सीरीज। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि परिवर्तित हानि स्थिर हानि से कम हो, ऐसा तो नहीं होगा। बी में कह रहा है परिवर्तित हानि स्थिर हानि के बराबर हो, चलिए ठीक है। अब सी भी पढ़ लेते हैं, परिवर्तित हानि स्थिर हानि से ज़्यादा हो, नहीं भाई। और डी में कह रहे परिवर्तित हानि यानी कि तांबा हानि से ज़्यादा हो, इस पर भी नहीं होगा। यानी कि दोनों हानि जब आपस में बराबर होगा तो इसकी दक्षता जो है यानी कि उच्च होने की संभावना रहता है, यानी कि होता ही है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या है। तो देखिए दोस्तों, उसका ईएमएफ समीकरण होता है यानी कि पी, ठीक है, यानी कि फाई, उसके बाद एन, उसके बाद जेड और बट्टा में यानी कि 60 ये होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस कितना बार यानी कि हर एग्जाम में पूछा, यूपीपीसीएल में, एनएमआरसी में, टेक्निकल हेल्पर में, एमपी लाइनमैन में, पीजीसीएल में, इसरो में, देखिए इतना जगह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना एमसीक्यू क्वेश्चन है। इससे पहले बता दूं प्लीज़, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए आज अगला क्वेश्चन बात करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन दिया है यानी कि सीरीज मोटर लोड करंट आईएल बराबर डैश होता है। तो देखिए दोस्तों, ये आईएल बराबर जो होता है वो यानी कि आईए बराबर में यानी कि आईएससी होता है। ठीक है, आईएल बराबर में क्या होता है? आईए बराबर यानी कि आईएससी होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यानी कि डीसी जनरेटर की बॉडी डैश से बनती है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में करा यानी विद्युत रोधी सामग्री से, तो नहीं भाई। सी में करा यानी कि ढलवा लोहा से, चलिए ठीक है। और सॉरी बी में और सी में करा एल्युमिनियम से, इससे तो नहीं बनाते हैं। और डी में करा लेमिनेटेड कोर से। ठीक है, तो यानी कि इसका जो बॉडी बनाया जाता है दोस्तों यानी कि ढलवा लोहा से बनाया जाता है। ठीक है, ढलवा लोहा से। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि कर्षण कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, कर्षण कार्य के लिए हम किस मोटर का प्रयोग करते हैं वो हमसे यानी कि पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि कर्षण कार्य के लिए यानी कि डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। किसका? डीसी सीरीज मोटर का। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डीसी सीरीज मोटर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि दृश्यधारा जनित्र में उत्पादित विद्युत वाहक बल डैश के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि किसके समानुपाती होता है वो हमसे यानी कि पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि अक्रिय कुंडली के, तो इससे का तो नहीं होता। बी में कह रहा है ध्रुवीय अभिवाह के, चलिए ठीक है। और सी में कह रहा है यानी कि क्षेत्र धारा की, इसका भी नहीं होता है। और डी में कह रहा है आर्मेचर समांतर पथों की, कभी भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ध्रुव अभिवाह। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि दृश्यधारा मशीन जनित्र के रूप में यानी कि चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा में बनाए रखती है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि आर्मेचर धारा, बी में करा यानी कि क्षेत्र धारा, सी में करा प्रेरित विद्युत वाहक बल और डी में करा यानी कि आपूर्ति धारा। ठीक है, तो वो कौन सा होता है जो दोनों दिशा में चले फिर भी वो उस पे यानी कि डिपेंडेंट नहीं है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि ईएमएफ। ठीक है, जब तक ईएमएफ यानी कि नीड नहीं होगा तो क्या दोनों दिशा चला सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन नंबर यानी कि किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया यानी कि दृश्यधारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यानी कि दोनों को जो अगर एक साथ यानी कि कहा जाता है उसे यानी कि क्या कहा जाता है हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उसको जो कहते हैं यानी कि परकीय हानि कहते हैं। क्या कहते हैं? परकीय हानि कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है परकीय हानि? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है दृश्य धारा जनित्र में यानी कि दिक् परिवर्तक का एकमात्र उद्देश्य डैश है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि सुगम आउटपुट प्रदान करना, बी में कह रहा है प्रतिवर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करना, सी में कह रहा है आउटपुट वोल्टता बढ़ाना, और डी में कह रहा है ब्रश और स्फुलिंगन कम करना। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसका अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। ये क्या करता है, यानी कि प्रतिवर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करता है। क्या, दिक् परिवर्तक। इसका अन्य नाम की बात किया जाए यानी इंग्लिश तो यानी कि कम्यूटेटर होता है। ठीक है, कम्यूटेटर होता है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है एक डीसी जनित्र की अधिकतम दक्षता के लिए शर्त क्या है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ईबी बराबर भी, ऐसा तो नहीं होता है, और बी में कह रहा है निवेश हानि बराबर निर्गत हानि, सी में कह रहा है परिवर्तन हानि बराबर स्थिर हानि, और डी में कह रहा है यानी कि कोण हानि बराबर लो हानि। तो कौन सा यानी कि समान होगा जो दक्षता अधिक होगा। ठीक है, दोनों में से दो क्या चीज समान होगा जो दक्षता अधिक हो। तो उसके लिए यानी कि जो शर्त है दोस्तों वो यानी कि ये है यानी कि परिवर्तन हानि बराबर स्थिर हानि। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आज का, यानी कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग कुंडलन प्रदान करने का प्राथमिक कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में करा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को यानी कि न्यूट्रलाइज करने के लिए, बी में करा समान फ्लक्स के वितरण को बनाए रखने के लिए, और सी में करा घटते हुए मैन फ्लक्स को यानी कि कंपनसेट करने के लिए, और डी में करा यानी कि आर्मेचर एमएमएफ को यानी कि न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो दोस्तों यानी कि कंपनसेटिंग कुंडलन का जो यानी कि मैन कार्य होता है वो हमसे पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो उसका जो दोस्तों यानी कि मेन कार्य होता है ये होता है यानी कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि एक दूसरे के समानांतर चल रहे यानी कि दृश्य धारा शंट जनित्र से भार को दूसरे में विस्थापित करने का सबसे सरल तरीका क्या है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि उसके आर्मेचर परिपथ की गति को समायोजित करना, बी में कह रहा है उसके आर्मेचर परिपथ में यानी कि प्रतिरोध डालना, सी में कह रहा है उसके यानी कि क्षेत्र धारा यानी कि नियामक को समायोजित करना, और डी में कह रहा है यानी कि समकारी संयोजन का उपयोग करना। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से तो यानी कि सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दृश्य धारा जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश द्वारा निर्मित होती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा आर्मेचर कंडक्टर, बी में कह रहा उसकी क्षेत्र धारा, सी में कह रहा आर्मेचर धारा, डी में कह रहा यानी कि क्षेत्र पोल कुंडली। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए वो जो होता है दोस्तों यानी कि आर्मेचर करंट के द्वारा होता है। ठीक है, आर्मेचर यानी कि करंट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है आर्मेचर करंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि एक डीसी धारा मशीन में ब्रश पर स्फुलिंग का सबसे प्रभावित कारण क्या है। तो ऑप्शन ए में करा गलत यानी कि ब्रूस स्प्रिंग दाब, और बी में करा यानी कि आर्मेचर में खुली कुंडली अंतर ध्रुव इंटरपोल और गलत यानी कि ब्रश स्प्रिंग दाब, सी में करा आर्मेचर में खुली कुंडली, और डी में कह रहा है यानी कि खराब अंतर ध्रुव इंटरपोल। ठीक है, तो मैन जो होता है दोस्तों यानी कि डीसी जनित्र में जो ब्रश का यानी कि मैन जो कार्य होता है वो आर्मेचर में जब कुंडली यानी कि ध्रुव यानी कि इंटरपोल और गलत यानी कि ब्रश स्प्रिंग दाब का जो ये उपयोग करके किया जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। कौन सा, बी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है दृश्य धारा जनित्र में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में यानी कि मुख्य रूप से क्या होता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि प्रतिवर्ती धारा का दृश्य धारा में बदलना, ये तो कार्य करता ही है। बी में कह रहा है यानी कि चल आर्मेचर से स्थिर भार तक धारा का यानी कि गुजरना। ठीक है, और बी सी में कह रहा है चुंबकीय उदासीन अक्ष एमएनए के पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा का व्यतिक्रमित होना। ठीक है, ये भी कार्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया है ये भी कार्य है, और ए भी दिया है इसका ये भी कार्य है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सी होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर यानी कि सी होगा। ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा यानी कि राइट आंसर। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि दृश्य धारा मशीन का आर्मेचर डैश से बना होता है। देखिए दोस्तों इसका जो यानी कि आर्मेचर बना होता है यानी कि किससे बना होता है, तो यानी कि इसका जो आर्मेचर बना होता है दोस्तों यानी कि सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन यानी कि स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सिलिकॉन स्टील। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न है, दिश धारा संत जनित का मुख्य दोष क्या है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि जनित्र वोल्टता कम होती है, बी में कह रहा है यानी कि भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में थोड़ी कमी आती है, और सी में कह रहा है यानी कि महंगा है, और डी में कह रहा है संत क्षेत्र परिपथ में यानी कि उचित प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो अगर राइट आंसर की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, तो यानी कि दोस्तों यानी कि बी हो जाएगा। कौन सा? ये जो है भार के साथ टर्मिनल वोल्टता में थोड़ा कमी आती है, तो बेस्ट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि यदि जेड आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और पी जो है पोल की संख्या है, तो किसी समानांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो कि यानी कि उल्टा करके हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो घबराना नहीं है दोस्तों, यानी कि जेड बाई में यानी कि पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड बाई में पी। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मशीन के कोड के लिए यानी कि पटलित निर्माण का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यानी कि पटलित जो करते हैं, थोड़ा यानी कि टेढ़ा जो करते हैं, आम भाषा में बता रहे हैं, थोड़ा यानी कि टेढ़ा जो करते हैं, किस कारण से करते हैं? तो दोस्तों यानी कि ईडी करंट जो होता है, ठीक है, ईडी करंट, उसको यानी कि कम करने के लिए हम यानी कि टेढ़ा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ईडी करंट, भंवर धारा हानि। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि दिश धारा मशीन के दिक् परिवर्तक खंड डैश से बना होता है। तो दोस्तों ये जो बना होता है यानी कि हार्ड ड्रॉन, ठीक है, हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट से बना होता है। किससे? यानी कि कॉपर सेगमेंट से बना होता है। ऑप्शन किस में दिया? हार्ड ड्रोन कॉपर सेगमेंट। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, एक दिक् परिवर्तन में यानी कि खंडों की संख्या डैश की संख्या के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि क्षेत्र कुंडलन, बी में कह रहा है पोल, सी में कह रहा है ब्रश, और डी में कह रहा है यानी कि आर्मेचर कुंडली। तो दोस्तों वो जो बराबर होता है यानी कि किसके बराबर होता है? तो दोस्तों यानी कि आर्मेचर क्वाइल जो होता है, ठीक है, आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर यानी कि क्वाइल जो होता है यानी कि उसके बराबर होता है। तो आर्मेचर कुंडली ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, एक दिश धारा श्रेणी मशीन में डैश वाली क्षेत्र कुंडलियां होती है। तो देखिए दोस्तों यानी कि श्रेणी में जो होता है दोस्तों यानी कि मोटे तार, ठीक है, यानी कि मोटे तार के यानी कि कम फेर होता है, ठीक है, यानी कि कम टर्न होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है ऐसा? ऑप्शन ए में कह रहा है मोटे तार के अधिक फेर, तो ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। बी में कह रहा है यानी कि पतले तार के अधिक फेर, ऐसा भी नहीं होता है। सी में कह रहा है यानी कि मोटे तार के कुछ फेर हो, तो दोस्तों सही है, यानी कि कुछ फेरा होता है यानी कि बहुत कम टर्न। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि डीसी मशीन में यानी कि कम्यूटेशन की व्याख्या किस प्रकार की जाती है, यानी कि की जा सकती है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के उत्पादन हेतु क्षेत्र कुंडली को आपूर्ति करना, ठीक है, यानी कि आपूर्ति करना। बी में कह रहा है यानी कि वह प्रक्रिया जिसे जो है ब्रश द्वारा कुंडली को लघुपतित करने के समय कुंडली में धारा की दिशा यानी कि बदल जाता है। सी में कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके कारण यानी कि चालक में ईएमएफ प्रेरित होता है। और डी में कह रहा है मुख्य क्षेत्र फ्लक्स पर यानी कि आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव, ठीक है। ये अगर राइट आंसर की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से, तो यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि फ्रंट पिच, बी में कह रहा है यानी कि कम्यूटेटर, सी कम्यूटेटर यानी कि दिक् परिवर्तक अंतराल, सी में कह रहा है यानी कि परिणामी अंतराल, और डी में कह रहा है यानी कि पंक्ति अंतराल, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया दोस्तों, उसको जो कहते हैं यानी कि फ्रंट पिच कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया? ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कम्यूटेटर के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है पक्ष ईएमएफ, बी में प्रेरित ईएमएफ, और सी में रिलक्टेंस वोल्टेज, और डी में कह रहा है ईएमएफ प्रति समानांतर पथ, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो दोस्तों उसको जो कहते हैं यानी कि रिलक्टेंस वोल्टेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, दिक् परिवर्तक डैश में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों यानी कि दिक् परिवर्तक जो प्रयोग करते हैं वो डीसी मोटर में प्रयोग किया जाता है। किसमें? डीसी मोटर में। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डीसी मोटर। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज के अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, आर्मेचर में वाइंडिंग डैश जुड़ी हुई होती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा समानांतर क्रम में, बी में कह रहा श्रेणी क्रम में, सी में कह रहा श्रेणी और समानांतर क्रम में, और डी में कह रहा है निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसको तो हटाइए दीजिए। तीन को ऑप्शन है उसमें से हमको चूज करना है, ठीक है। तीनों ऑप्शन है हम उसको उसमें से हमको चूज करना है। और आप लोग को बता दें प्लीज़, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम इतना अच्छा कंटेंट ला रहे हैं कि आपको सिलेक्शन दिला के ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि यांत्रिक क्लिष्टकारी है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि स्क्वायरल गेज रोटर वाइंडिंग का रोटर, ठीक है। बी में कह रहा है डीसी यानी कि उत्तेजित समुन्नत ध्रुव रोटर वाइंडिंग। सी में कह रहा है यानी कि स्लिप रिंग। और डी में कह रहा है कम्यूटेटर और ब्रश, ठीक है। तो बेस्ट आंसर की बात क्या है दोस्तों, तो कम्यूटेटर और ब्रश जो होता है ये सब क्या है, तो ये आंतरिक क्लिष्टकारी के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि किसी डीसी मशीन में यदि पी पोल की संख्या है तो एन आर्मेचर स्पीड हो तो यानी कि चुंबकीय व्युत्क्रमों की आवृत्ति क्या होगा। देखिए दोस्तों, एन बराबर क्या होता है, एन एस बराबर होता है यानी कि 120 गुना में एफ और बट्टा में यानी कि पी होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या पी पोल की संख्या है तो आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति हमसे पूछ रहा है। तो अगर आवृत्ति यानी कि पूछा जाए, ठीक है, तो एफ बराबर जो होगा दोस्तों यानी कि पी एन एस हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा, तो यानी कि 120 हो जाएगा। देखिए ऐसा किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है यानी कि पी एन बटा 120। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि डीसी मशीन में लोह हानि निम्नलिखित में होती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है योक में, बी में कह रहा है कम्यूटेटर में, सी में है यानी कि मुख्य बॉडी, डी में है यानी कि आर्मेचर में, ठीक है। तो ये जो होता है दोस्तों यानी कि आर्मेचर रोटर में होता है, ठीक है, आर्मेचर रोटर में होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है डीसी मशीन में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है लेप वाइंडिंग, बी में कह रहा है केवल तरंग वाइंडिंग, सी में कह रहा है लेप और तरंग दोनों, और डी में कह रहा है संकेत वाइंडिंग। दोस्तों यानी कि इसमें लेप वाइंडिंग भी प्रयोग करते हैं और वेव वाइंडिंग भी प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन सी में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है मुख्य फील्ड फ्लक्स को दुर्बल बनाता है और इसे विरूपित कर देता है, ठीक है। बी में कह रहा है कम्यूटेटर पर भारी स्पार्क देता है। सी में कह रहा है यानी कि जनरेटर के मामले में यह उत्पन्न विद्युत वाहक बल को दुर्बल बनाता है। डी में कह रहा है यानी कि यह मोटर की स्पीड में वृद्धि करता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, मोटर स्पीड में वृद्धि करता है। तो बेस्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या है, ठीक है। क्या है, लेप वाइंडिंग, ठीक है, लेप वाइंडिंग में। तो चलिए लेप वाइंडिंग होता है एक जो होता है यानी कि वेव वाइंडिंग होता है, ठीक है। वेव वाइंडिंग में यानी कि समांतर पथों की संख्या क्या होता है और लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। ये दो क्वेश्चन है और MI क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा यानी कि 2 होगा, ध्यान रखिएगा। वहीं पे लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या जो होता है यानी कि पोल की संख्या के यानी कि समान होता है, ठीक है, यानी कि पोल की संख्या क्या होता है यानी कि बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा यानी कि पी हो जाएगा। ये जो होता है यानी कि ओनली फॉर लेप वाइंडिंग में, और वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 होता है। तो बेस्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।